नमस्कार दर्शकों, मैं गीतांजलि कश्यप दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय पालीवाल जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और ये बीमारी जितनी शारीरिक है उससे अधिक प्रभाव इसका मानसिक भी पड़ रहा है, क्योंकि जो एक क्वारंटाइन का समय होता है 14 दिन का, उसमें मरीज और उसके परिवार वाले और आसपास के समाज में भी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उससे मानसिक विकार पनप रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो मरीज है, जो पॉजिटिव आ चुका है, वो 14 दिन तक अपने परिवार से अलग रहेगा, जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो बीमारी, दूसरा अकेलापन, एंजाइटी कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसी क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्या उपाय हैं इनसे बचने के? नमस्कार गीतांजलि। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मानसिक आयाम और मानसिक आयामों का कोरोना पर क्या असर है, इस पर हमें बहुत विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। अगर हमें उसका ज्ञान होगा तो हम उससे बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। आपके प्रश्न को मैं 3 भागों में विभक्त करूंगा। हम सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो कि कोरोना से पीड़ित हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत वो लोग अब उनको अकेले रहना होता है। उनके परिवार के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के कारण अंदर अलाउ नहीं किया जाता, तो वो अकेले वहाँ हैं, या फिर उनके नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, या केयर टेकर्स हैं, खुद के परिजन नहीं हैं। वो चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन से। दूसरे ग्रुप में वो लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, पर घर पर वो क्वारंटीन है, एक अलग रूम में बंद हैं और अपने घरों से घर के लोगों से शारीरिक दूरी बना रखी है। तीसरे ग्रुप के वो लोग हैं जो उनके परिजन और वो लोग जो कि नेगेटिव हैं, पर इस आशंका में जी रहे हैं कि कहीं हमें तो कोरोना नहीं हो जाएगा। एक डर का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिलेटिव पॉजिटिव है तो डर रहता है। तो रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है पड़ोस में, तब भी कहीं हवा में उड़ के तो वायरस नहीं आ जाएगा। तो इन तीनों ग्रुप के लोगों में अलग अलग मानसिक आयाम दिखते हैं। पहले हम बात करते हैं कोरोना की पीड़ित जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो मरीज हैं जो कि बहुत सीरियस हैं और निश्चित रूप से वो डरे भी हैं कि कहीं उनको मृत्यु का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। वो किस लेवल तक ठीक होकर जाएंगे, दवाएं काम करेगी कि नहीं करेगी, मुझे घर वालों से कब मिलना पड़ेगा। परंतु मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, हमने जो कोविड वार्ड्स में मैंने भी काम किया है, हमारे साथियों से चर्चा भी की है, और उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब, हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, परंतु उनकी मनोशक्ति, मनोबल इतना स्ट्रांग था कि मैं ठीक होकर जाऊंगा, और वो ठीक होकर गए। और ऐसे यंग पेशेंट भी थे जो कम बीमार थे और वो चले गए। तो मानसिक सबलता का, अपने आप के विश्वास रखने का बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी रिकवरी में। और लोगों को सामना क्या करना पड़ता है हॉस्पिटल में? घबराहट, डर, बेचैनी, अवसाद। और अगर वो उनके शरीर में हाई ऑक्सीजन के लेवल कम आ रहा है या मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हाइपोक्सी के कारण वो मति भ्रम की स्थिति या साइकोटिक फीचर्स भी आ सकते हैं, पर उसका समुचित इलाज संभव है। इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज के हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत आवश्यक हिस्सा था कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के आयाम में। दूसरे ग्रुप के वो लोग हैं गीतांजलि जो कि घर पे क्वारंटीन है। अब वो सीरियस नहीं है, पर डर के मारे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, पेशेंट को लंग इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, सीटी स्कोर नॉर्मल कराया, पर वो डर गया, डर के मारे उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया और ऑक्सीजन लेवल नीचे डाउन आ गया। उसको रिलैक्स करके एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन देके फिर सैचुरेशन लिया गया, नॉर्मल आ गया। तो आपको सांस लेने के तरीकों पर भी काम करना पड़ेगा। गहरी सांस लेने का अभ्यास ये यहाँ पर बहुत काम करेगा, ताकि सैचुरेशन मेंटेन रहे। जो डॉक्टर की सलाह है उसको फॉलो करे। घर पे रहते हुए व्यक्ति को डर लगता है, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मैं तो फंस गया यहाँ पे, आई एम कॉट अप विद दिस थिंग। परंतु मेरा कहना उल्टा है, अगर आप इस तरह की
स्थिति में फंसे हैं तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिल रहा है, मेडिटेट करने का, अपने आप को जानने का, समझने का और अपने में से बेहतर इंसान को निकालने का मौका मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि मेडिसिन लेंगे तो हम रिकवर कर पाएंगे, लेकिन विदाउट मतलब मेडिकेशन, जो साइकेट्रिक जो मेडिकेशन, उसके बिना वो ऐसी क्या चीजें करें, ऐसी क्या मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखें या ऐसी क्या एक्सरसाइज करें कि जिससे वो पॉजिटिव रहें? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गीतांजलि जी आपने, कि जो लोग होम क्वारंटीन है और वो उनको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है पर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव विचार या एंग्जाइटी या डर, और उसको दूर करने के लिए वो दिनचर्या में अपने कार्यकलापों में क्या परिवर्तन करें। बहुत सिंपल चीजें, अपने वहाँ रूम में रहते हुए अपना शेड्यूल वैसा ही रखें जैसा कि नॉर्मल दिनों में रखते हैं। उसी टाइम पे उठें, उसी टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच का टाइम फिक्स रखें। और रूटीन में जो आप सुबह कुछ कसरत या व्यायाम कर सकते हैं रूम में रहकर वो करें। बहुत सिंपल व्यायाम के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। कोशिश करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी श्वास लेने का प्रयास करें, कम से कम आधे से पौना घंटे रूम में रहकर जो कसरत की जा सकती है वो जरूर करें। सुबह सुबह व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन्स नामक पदार्थ निकलते हैं जो कि नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी स्ट्रेस, साइंटिफिक डेटा। डाइट में रॉ फूड लेना की कोशिश करें, जैसे कि कच्ची सलाद है, फल है, सिंपल खाना आहार जो पच पाए। हर 2-3 घंटे में थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए वॉक करें। कोविड प्रोटोकॉल में आवश्यक है, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ये दोनों तरह से आपकी रक्षा करेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और अपनी बातों को शेयर करें, इन लोगों से बात करने की कोशिश करें जिनसे सालों में आपने बात नहीं की, क्योंकि जो घर पे लोग हैं वो बहुत लक्षण विहीन हैं या बहुत कम लक्षण वाले हैं, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहें। साथ में प्राणायाम के अलावा अच्छी पुस्तक पढ़ने की कोशिश करें। कुछ अच्छे अगर आप ज्ञानवर्धक सीरियल देख पाएं तो वो भी देखें। तो इस तरह से अगर एक्टिव रहेंगे और अपने परिवार से संपर्क में तो लगातार वो हैं ही, वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं, उनसे संपर्क में है, डरे नहीं। 10 या 15 दिन का टाइम निकल जाएगा, यू बी नॉर्मल। सर मैं अब ये जानना चाहूँगी, ये तो हुई कोविड पेशेंट्स की बात, लेकिन जो कोरोना के कारण एक मानसिक बीमारी और विकार देखे जा रहे हैं, विशेष रूप से जो कोरोना से प्रभावित नहीं है, लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन लगा था, बहुत लंबा लॉकडाउन चला, छोटे बच्चों के साथ बड़ी समस्या आ रही है जो अभी स्कूल जाने वाले थे, जिनका मैं उस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ जो है 2 साल से लेके 5 साल तक, जिनका स्कूल में एडमिशन होना था, हो नहीं पाया। तो एक वो कम्युनिकेशन जो स्किल है उनमें डेवलप नहीं हो पा रही है, डर, एंजाइटी और जो फैमिली प्रेशर है कि जैसे माता पिता ऑलरेडी डिप्रेशन में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो गुस्सा भी बच्चों के ऊपर निकल रहा है। तो वो जो बच्चों का मानसिक विकार है उसके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। घर के माहौल का, बच्चे घर का आईना होते हैं और वो जैसा माता पिता व्यवहार करेंगे वो वैसा रेसिप्रोकेट भी करते हैं। कई बार अगर माता पिता गुस्सा करते हैं, बच्चा वापस वैसे का वैसे ही करके दिखाता है, वही चीज करके दिखाता है, क्योंकि बच्चा है वो तो समझता नहीं। तो माता पिता को जरूरी है कि पहले खुद की मनोस्थिति को ठीक करने की, संयमित करने की कोशिश करें। मुश्किल समय है, सभी के लिए मुश्किल है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। तो ये मानव जाति के लिए डिफिकल्ट टाइम है, सब बच्चे घर में परेशान हैं। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ जितना हो सके अच्छा वक्त बिताएं, उनकी बात सुने और बच्चा बनने की कोशिश करें। अगर आप बच्चा बनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपका बचपन लौट आएगा और वो टाइम आपको शायद अभी कभी ऐसा आगे मिलने वाला नहीं है। अभी हम उसको ऐसा देख रहे हैं कि सजा है, पर ये एक ब्लेसिंग भी है, ये एक आपके लिए उपहार भी है कि आप परिवार के साथ इतना वक्त बिता पाएंगे, बच्चों की इतनी बातें सुन पाएंगे, उनको इतना कुछ सिखा पाएंगे जितना शायद जीवन में कभी आपको टाइम ना मिले। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है। पर सर एक बात मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि अगर पारिवारिक जो है एनवायरनमेंट सही भी है, लेकिन एक जो बच्चे की ग्रोथ के लिए हम कहते हैं इंपॉर्टेंट होता है बाहर खेलना, अन्य बच्चों के साथ बातचीत करना, वो खेलते हैं साथ में, तो उसके कारण जो मतलब डर एक पैदा हो रहा है बच्चों के अंदर कि वो इजीली घुल मिल नहीं पा रहे हैं। अब जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है तो जैसे अन्य बच्चों से या रिलेटिव के यहाँ भी जाना आना फिर भी नहीं हो पा रहा है, बहुत कम जा रहे हैं। तो जो एक ये भय पैदा हो रहा है बच्चों के मन में कि वो अन्य घर परिवार वालों के साथ तो ठीक है लेकिन अदर लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये 2-3 महीने का समय थोड़ा सा मुश्किल रहा हमारे बच्चों के लिए, परंतु ये चैलेंजिंग टाइम भी निकल जाएगा। जैसे जैसे माता पिता धैर्य के साथ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे, बातचीत के संवाद स्थापित करने की चीज़ों पे काम करेंगे, तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा।
परंतु उसके लिए थोड़ा संयम रखें। इसमें अगले 2-3 महीने में आपको काम करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ हेजिटेट कर रहा है, क्या बच्चा लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहा, या तो वो बातचीत नहीं करना चाह रहा। तो उस पर थोड़ा सा माता पिता, रोल प्ले एक बहुत अच्छी चीज़ हम यूज़ करते हैं। रोल प्ले मतलब कि माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति बच्चे का दोस्त बन जाता है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि छोटा बच्चा है, और फिर बच्चे को उसके साथ उस रोल प्ले में इमेजिनरी लेवल पे या ड्रामा की रिहर्सल के रूप में घर पे उसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चे को खेल खेल में वो चीज़ भी सिखाई जा सकती है। वीडियो कॉल भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेटिव से अगर बच्चों की वीडियो कॉल पे या दूसरे बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करवाएं तो उससे भी शायद डेवलप, ये भी एक तरीका भी बड़ा कारगर है कि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी मदद मिल सके। छोटे छोटे खेल भी खेल सकते हैं। जैसे मैं कई बार हमारे क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को बताता हूँ, 2 लोग आपस में, बच्चे और माता पिता तय कर ले, 1 मिनट आपको मिलेगा, कोई भी शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के बारे में सोचना है और अगले 1 मिनट तक 1 मिनट के लिए बोलना है, कुछ भी बोलना है। शुरू में बच्चा कुछ भी बोलेगा और धीरे धीरे उसकी चीजों के प्रति गहराई, सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता विकसित होगी। तो ये छोटे छोटे खेल में बच्चों को, माता पिता का बड़ा रोल है मैम। अगर मैं नशा करता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरे बच्चों को कि तुम नशा करना खराब है। मुझे पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि नशा खराब है और मैं नहीं पीता इसलिए आपको भी नहीं करना है। ये मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने सिगरेट को हाथ नहीं, ये थोड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसे बच्चे नकल से बहुत अच्छा सीखते हैं और माता पिता अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हालांकि वो चैलेंजिंग है, उनको जॉब भी करना है, बच्चों को टाइम भी देना है, पर उसमें थोड़ा वक्त निकाल के किया जा सकता है। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से बहुत कुछ सामान्य होता जा रहा है और वैक्सीनेशन की ड्राइव के कारण हम उम्मीद करते हैं कि अगली कोई वेव नहीं आए। सर, ये एक टर्म सुनने में आ रही है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, तो ये चीज़ क्या है? मैम, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है। शारीरिक लक्षणों के अंदर अगर उस व्यक्ति के लंग में बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उससे संबंधित लक्षण आएंगे। फिजिकल कैपेसिटी लिमिटेड होगी, कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कोई शारीरिक अंग में नुकसान हुआ, इवन पोस्ट कोविड सिंड्रोम में डायबिटीज़ भी कई लोगों में देखने में आ रही है। और इसके साथ मानसिक लक्षण भी हैं, जिसमें व्यक्ति को कोविड के टाइम पे अगर वो एडमिटेड रहा, उसके बगल में किसी की डेथ हो गई, वो चीज़ें याद आना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, ये सब लक्षण भी उनमें दिखने को होते हैं। परंतु इनका समुचित ढूंढ कर डायग्नोसिस करके इलाज किया जा सकता है। जी, अभी ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं सर कि एक तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं और कुछ लोग हैं कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं कि आधा लीटर का सैनिटाइजर डेली खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इतना मतलब इतना ओवर केयर कर रहे हैं और इवन अपने फैमिली वालों को इतना टॉर्चरस हो गया है वो चीज़ें कि अगर आपको कोविड हो गया है तो मतलब बेवजह के टेस्ट करवाना, बेवजह की चीज़ें करवाना, जो टेस्ट आपको एक बार करवाना है 2-2 3-3 बार करवा रहे हैं, तो वो भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो उनके लिए क्या आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत अति भी कर जाते हैं ट्रीटमेंट को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर और फॉलोअप को लेकर। तो वो भी हमें देखना होगा कि कोविड अगर हुआ है 80 to 90% लोगों में तो बहुत एसिम्प्टोमेटिक होकर जाएगा। अगर कोविड आपके लंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों में लंग का इन्वॉल्वमेंट है, उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू किया, उसमें से भी 8 to 9% लोग बच जाते। 1% लोग हैं जिनमें डेथ होती है और वो काफ़ी प्रयासों के बाद भी नहीं बचाए जा सकते। तो इसके अंदर आपको इतना पीछे नहीं पड़ना है, डॉक्टर की सलाह से करना है। हम भी कई बार अगर पेशेंट का सीटी स्कैन भी कराते तो एक ही बार कराते हैं, फिर फॉलोअप के लिए बाद में कराओ ना आप, वो तो आपके लक्षणों से पता चल जाएगा। बार बार हाथ धोने की, इतना ऑब्सेस होने की आवश्यकता भी नहीं है। आप डिस्टेंस मेंटेन करें 6 फीट की और अपने मुंह को बार बार ना छुएं। अगर हाथ को साफ कर लें, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। आपके शरीर में ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ सकता है। तो उसके लिए व्यायाम प्रॉपर करना, नशे का सेवन ना करना, टाइम पे सोना और अच्छी खाने पीने की आदतों का सेवन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, दर्शकों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आज दूरदर्शन में हम आप सबसे मिलवा रहे हैं डॉक्टर अभय पालीवाल जी को, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। सर, मैं अब जानना चाहूँगी उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए कि जिनका स्कूलिंग है, जो टीनेजर हैं, अब चूंकि ना तो उनके पढ़ाई करनी है क्योंकि 10th 12th तो बिल्कुल हम पास ही कर जा रहे हैं, ठीक है, तो ना तो पढ़ाई का स्ट्रेस है, ना कोई घर का काम का, क्योंकि सब घर में है तो फैमिली बड़े मेंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल फ्री है और टोटली 24 आवर्स सोशल मीडिया पे घुसे हुए हैं। ठीक है, तो अब उनके पास में मतलब उनका ये हो गया है कि कहीं और भी वाइब्रेट हो रहा है, किसी और का मोबाइल भी, तो वो अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं।
है ना। और अगर किसी ने एक मैसेज भी कर दिया, हाय भी, किसी ने लाइक भी कर दिया, तो वो उसको भी चेक कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वो सोशल मीडिया पर हो गए, तो वो एक एडिक्शन बन गया है। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? इंटरनेट एडिक्शन बहुत चैलेंजिंग बीमारी बहुत पहले से रही भी है, और कोविड टाइम में उसकी संख्या कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि व्यक्ति को कोई काम नहीं है और वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये इस तरह से है मैम कि आप किसी को नशा दे दें और फिर बोले कि नशा छूट रहा है, तो बिल्कुल नशे के समान लत है। तो इसके लिए ज़रूरी है परिवार के सभी सदस्य कुछ इंटरनेट या मीडिया या मोबाइल फ्री टाइम भी तय करें, कि स्पेशली शुरुआत इससे करें कि खाने के समय या परिवार के टाइम के समय कोई भी अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। और एग्जाम्पल बड़ों से शुरू हो, ऐसा नहीं होगा कि मैं तो अपने मोबाइल में पूरी तरह डूबा हूँ और मैं बच्चों को बोलूँ कि आपको नहीं करना है, मुझे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और स्लोली स्लोली आपको उसका टाइम लिमिट करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल खत्म कर दें, पर समझदारी से और बहुत तरीके से आप उसको 3 या 4 घंटे तक लिमिट कर सकते। ऑल्टरनेटिवली बच्चों को खुशी प्राप्त करने के दूसरे साधन भी बताने पड़ेंगे। शारीरिक व्यायाम करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, स्किल डेवलपमेंट में बहुत कम काम होता है। बच्चों को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, उसकी तरफ उनका इंक्लिनेशन, और बच्चों को कोई और दूसरी स्किल जिसमें वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस काफी चल रही है कोविड के दौर में, आप मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर सिंगिंग तक सीख पा रहे हैं। यस, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वो एक उसमें खुशी ढूंढना जब हम सिखाएंगे बच्चों को, और वो आपको कॉपी करते, आप खुद भी ऐसा करें कि स्किल की तरफ कोशिश करते रहें। बिकॉज आप समझिए मैम कि लाइफ में आपने कोई भी स्किल सीखी वो कभी वेस्ट नहीं जाती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका आपको हमेशा फायदा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ यंगस्टर्स के लिए, कि क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और सब अपने अपने घर में है, बेवजह कोई निकल नहीं पा रहा है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, तो एक जो समस्या है रिलेशनशिप्स में, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में, कि जो इजीली हम मिल सकते थे, हम इजीली घूमने जा सकते थे, तो रिलेशनशिप बहुत चीज़ें अच्छी चल रही थी। अब जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिलेशनशिप एक बहुत समय से स्त्री पुरुष का बीच का संबंध बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, परंतु इस लॉकडाउन टाइम के दौरान शारीरिक रूप से आप नहीं मिल पा रहे, फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हैं, पर आप इंटरनेट पे या नेट पर अवेलेबल हैं। तो कई बार यही तो टेस्ट है आपकी रिलेशनशिप का। और अगर वो रिलेशनशिप मजबूत है, आप में अगर सच्चा प्यार है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते, तो वो रहेगी। और अगर उसमें दरार आ रही है, कोशिश करें उसको पता करने की कारण क्या है। पर अगर नहीं रह पाती तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो टूटना ही बेहतर होता है आपके अच्छे भविष्य के लिए, दोनों के लिए। तो ये दोनों की विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है, दोनों की समझदारी पे भी डिपेंड करता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो पहले तो ठीक है कि आप अगर पहले मिले और फिर बाद में डिस्टेंस है तो, बट अभी ये हो रहा है कि आप फैमिली में है, स्पेशली मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, कि वो क्योंकि इन द फैमिली है, सब प्रेजेंट हैं, और तो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फ्रीली जो होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि मतलब जो ये चीज़ें आ रही हैं टूटने की, ये चीज़ें में थोड़ा सा मतलब कमी आए। बहुत सिंपल है मैम, आजकल मुझे लगता है टॉलरेंस की बहुत कमी हो गई है। आप मैं याद करता हूँ हमारी नानी दादी को देखो आप, कितनी टॉलरेंस थी उनमें, उसको लेके अभी की जनरेशन में सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं, बॉयज़ की बात भी है, दोनों ही अब टॉलरेंस की कमी हो गई है। मानवीय जीवन के लिए, लाइफ को जीने के लिए बहुत पैसा, बहुत सारी लग्जरी नहीं चाहिए, उसके लिए मानवीय गुण चाहिए, संयम चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। लोगों को कम्युनिकेट करते ही नहीं आता मैम। कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल टिप होता है, मैं बोलूँ तब व्यक्ति सुने वो, और सामने वाले ने जिसने सुना वो ये समझने के बाद पूछे उससे कि मैंने आपकी बात ये समझी, क्या आप यही कहना चाहते थे, एंड देन फिर अपनी बात रखिए। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है, अगर उसको फॉलो करके अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दें, क्योंकि क्या होता है मैम, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जहाँ होता है, इमोशनली चार्ज जब बातचीत होती है तो उसको बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको स्टेबल करके अगर आप संयम से बात करेंगे और एक दूसरे को समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उसको बचाना। सर ये तो बात हुई कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहा है तो ये उसके कारण समस्या हो रही है। एक समस्या ये भी है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, क्योंकि जॉब में थे तो दूर दूर थे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, अब साथ में रह रहे हैं तो डिवोर्स के जो केसेस है वो कुछ ज्यादा आ रहे हैं, या मतलब लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा इन चीजों के केस आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है मैम, कैसे जब कभी इस तरह की क्लैशेस, ईगो क्लैशेस फैमिली में होते हैं या हस्बैंड वाइफ में होते हैं,
ये केसेस ज़्यादा वहाँ दिखते हैं जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है कि फैमिली को रन करने में इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, वो एक इशू आता है। तो उसके लिए अगर लड़ाई हो रही है तो उसका, या झगड़े हो रहे हैं फिजिकल ओरल या मुंह से या फिजिकल, तो उसका रास्ता ये कि जो एक कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए उससे हट जाए, उस स्थिति को शांत होने का मौका दे, उसके बाद फिर आप कम्युनिकेशन को बना के अपनी बात प्रॉपर रखें। जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर आपकी बात माने, पर आप अपनी बात ईमानदारी से रखें। सप्ताह में 1 या 2 बार 1 घंटा अपने आपस की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दें। ये हम बहुत कपल थेरेपी में बहुत इफेक्टिव रहता है। उसके अंदर उसके नियम होते हैं। पहले नियम लिखे जाएं कि 40 या 45 मिनट्स का बातचीत रहेगी। इसमें कोई भी बहुत तेज़ आवाज़ से गुस्सा करके बात नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति का टाइम फिक्स रहेगा, वो पहले से अपनी बात लिख के लाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात से सहमत हो, पर उसकी बात का सम्मान करेगा। 10 या 15 मिनट एक पार्टनर बोलेगा, फिर अगले 15 मिनट तक दूसरा पार्टनर बोलेगा। बाद में समअप करेंगे, कोई आवश्यक नहीं सारी बातों पे एग्री भी करे। पर ऐसा देखा गया है कि आप अपनी बात इफेक्टिवली रखते हो तो इनिशियली आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानेगा, पर अगर उसकी तार्किक होगी, बात सही होगी, तो लेटर ऑन उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। तो इमीडिएटली व्यवहार में परिवर्तन की उम्मीद ना करें। हमारी उम्मीदें बहुत अलग होती है, हमने बोला और तुरंत हो जाएगा, पर सामने वाले का सत्य अलग है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा, मैम, एक घटना को लेकर 1000 लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, वो सारे के सारे सही भी हो सकते हैं जी। तो आपका सत्य मेरा सत्य अलग अलग हो सकता है, तो वो उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, ये तो जनरल लोगों की बात हो गई। अब जो कोविड के जो फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हुए, डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हैं, और जो सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है, मानसिक रूप से भी, क्योंकि परिवार उनको भी संभालना है, उनको भी परिवार की चिंता है। तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर में, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं कि डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं, कई डॉक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। मैंने भोपाल में सुना कि डॉक्टर्स ने, वो इतने ज़्यादा टेंस्ड हो गए कि बोले शायद अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा यहाँ, तो उन्होंने जॉब ही छोड़ दी। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं वो भी मतलब फेस करें, तो उन्हें कैसे आप। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ, 4th क्लास और पुलिस वाले, ये कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं, लगातार कई आवर्स की ड्यूटीज़ हैं, ब्रेक नहीं है, छुट्टी नहीं है, और उनको डर भी है कि घर जाएंगे तो कहीं हम कोविड लेकर तो नहीं जा रहे, हमारे कारण परिवार तो सफ़र नहीं करेगा, हम भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ उन्होंने काम किया। परंतु उसके अंदर मैं जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, मैं हमारे स्टाफ को ये एक बात और बोलता हूँ कि आपको ईश्वर ने चुना है, आप ये समझो इस बात को। आप बहुत भाग्यशाली लोग हो, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे चुन के भेजा गया वहाँ पे, और आपको ऐसी महामारी में काम करने का मौका मिला, इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। आज से कुछ सालों बाद जब ये पूछा जाएगा कि कोविड महामारी में कौन लड़ रहा था, तो आप ये अपने गर्व से बोल सकोगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कि मैं था वहाँ पे और मैंने मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था दिया। दूसरी बात, कुछ डॉक्टर्स जो बहुत इमोशनली अटैच रहते हैं पेशेंट से या उनकी वेल बीइंग से, तो वो जब उनको बचा नहीं पाते तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो हमारे साथ भी स्थिति आती है। उस समय मैं हमारे साथियों को, सबको यही बोलता हूँ कि हम प्रयास सबको बचाने का करेंगे, पर इस पैंडेमिक का ये डेटा बोलता है 1% लोगों की डेथ होगी, और ये आप और मैं नहीं डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए प्रयास पूरा करें सबको बचाने का, पर जो नहीं बचा पाए तो दुखी नहीं हो, क्योंकि हमें आगे भी काम करना है। जो कुछ लोग बच सकते हैं उनमें से कई सारे, उनकी तरफ प्रयास करना है। तो वो हमारे स्टाफ से हम कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, रेगुलर बात भी करते हैं, तो वो इस तरफ कोशिश भी करते हैं, और इसके कारण से बहुत सारे पेशेंट बचे हैं। जी सर, एक केस ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि फाइनेंशियली लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, लोगों की जॉब चली गई है, और जिन लोगों की जॉब है तो वो लोन नहीं भर पा रहे हैं, सैलरी हाफ मिल रही है, तो उनको एक अलग सा प्रेशर है कि वो मतलब जो चीज़ें हैं और वो फंस गए हैं, वो स्टक हो गए हैं, वो चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इवन कई सारे कोविड पेशेंट हैं, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। जो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ मतलब पॉजिटिव रहने की चीज़ें बताइए कि एटलीस्ट वो सुसाइड कमिट ना करें। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा मैम आपने। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसके अंदर लोगों ने खराब से खराब कंडीशन के अंदर भी रहकर आगे निकले हैं। और ये जो सुसाइड अटैम्प्ट वाली बात है, या ये जो लोग अभी इसके टाइम मैम इसका है कि सरवाइव करने का टाइम है। दिस इज टाइम टू सरवाइव।
अगर आप बच गए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आगे जीवन रहा तो आप कितने भी नेगेटिव में आगे पहुंच जाएंगे। मानव जाति का इतिहास बताता है कि मानव में बहुत शक्ति है, आपकी स्किल्स कोई छीन नहीं सकता, सिर्फ आपको जिंदा रहना है। अभी जिंदा जो रह गया वो सब कुछ कर लेगा। प्रायोरिटी ये है कि आपको अलाइव रहना है। आप जिंदा रह गए मैम तो आप कुछ भी सब कुछ कर लेंगे जी। तो दर्शकों, आज हम मिले डॉक्टर अभय पालीवाल जी से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की जो महामारी है उसमें जो मानसिक विकार जिनसे हम ग्रस्त हो रहे हैं, चाहे वो पेशेंट हो, उनके परिवार वाले हो या आम लोग हो, तो उनसे कैसे बचा जाए। अंत में मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों से आज के कार्यक्रम को विराम दूंगी कि वक्त बहुत कठिन दौर से है गुजर रहा, वक्त बहुत कठिन दौर से है गुजर रहा, संभल जाओ के कहर है बरस रहा। जरूरत शिफा के लिए पैसों की नहीं है, जरूरत शिफा के लिए पैसों की नहीं है, बस घर में ठहर जाओ तो मिलेगा शिफा, बस घर में ठहर जाओ तो मिलेगा शिफा। सदा रोशनी रहे ये मुमकिन तो नहीं, सदा रोशनी रहे ये मुमकिन तो नहीं, पर हर वक्त में हो उम्मीदें उजालों की, पर हर वक्त में हर लम्हे में हो उम्मीदें उजालों की, तो मिलेगा शिफा, तो मिलेगा शिफा। इन्हीं लाइनों के साथ मुझे यानी गीतांजलि कश्यप को अनुमति दें। नमस्कार। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा
किशन जी सरकार। नाश्ता लगा जी। हेलो, हरदयाल स्पीकिंग। क्या? देखो, वो ठेका मुझे ही मिलना चाहिए। मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, किसी भी हालत में। अरे करोड़ क्या है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, तारा इन तारा तो 9 करोड़ देने को